अतः अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है, यदि हमने x ग्राम अभिकारक अणु लिया है, t समय में परिवर्तित होता है, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है x/t प्रति सेकंड होता है। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो उस समय यदि हम बहुत पदार्थ की अल्प मात्रा dx लेते हैं और वो dx पदार्थ की अल्प मात्रा dt समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो dx अपान में dt होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो dx अपान में dt होगा। तो सपोज दैट यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया ली थी ए, अभिकृत होता है उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है, अभिकारक के अभिकृत होकर के उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है। तो उस समय जो अभिक्रिया का औसत वेग होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे अभिक्रिया में लगा समय, तो जो औसत वेग होता है वो x अपान में t हो जाएगा। एक यहाँ पर हम ग्राफ प्लाट कर रहे हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर x एक्सिस पर हमने समय को दर्शाया है और y एक्सिस पर हमने सांद्रता को दर्शाया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आ जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखा है हमने समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी। किसी भी अभिक्रिया में यदि अभिकारक है, जैसे जैसे अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती जाती है, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आ जाती है। लेकिन समय के साथ साथ वो अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होगा ही होगा, तो समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन जो अभिकारक होगा जो उत्पाद में परिवर्तित होता रहता है उसकी सांद्रता में निरंतर कमी आ जाती है। तो जो ग्राफ है यहाँ पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता पर समय का प्रभाव क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आ जाएगी, लेकिन समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि आ जाएगी। दूसरा ग्राफ यहाँ पर हमने लिया है कि अभिक्रिया के वेग पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर x एक्सिस पर हमने समय को दिखाया है और y एक्सिस पर हमने रेट को दिखाया है। तो जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग होता है वो घटता जाता है। जब इस अभिक्रिया हमारी स्टार्ट होती है तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है बहुत तीव्र वेग होता है, लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो अभिक्रिया के वेग पर समय का यहाँ पर ये प्रभाव हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जब हम लोग रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने बताया था कि जो रासायनिक बलगतिकी होता है वो रसायन विज्ञान की भौतिक रसायन के शाखा के अंतर्गत आता है और उसमें हम अभिक्रिया के वेग और उनकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग होता है और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि कोई अभिक्रिया हमारी हो रही है, यदि उस अभिक्रिया का वेग कम है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे ताप को बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ जाएगा। तो किसी अभिक्रिया का जो वेग है ताप वृद्धि के साथ साथ बढ़ जाता है। हम ताप को लगातार बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ता रहता है। उसी पर एक ताप गुणांक को हम लोग परिभाषित करेंगे। तो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर, कोई भी हमारी अभिक्रिया हो रही है, सपोज दैट रूम टेम्परेचर पर हो रही है, तो रूम टेम्परेचर से बढ़कर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है और रूम टेम्परेचर से बढ़कर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर का वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। किसी अभिक्रिया के वेग ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक बराबर होता है KT 35 डिग्री सेल्सियस अपान में KT 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। यही अंतर हमारा ताप गुणांक कहलाता है। दूसरा हमारा होता है सांद्रण का प्रभाव। सांद्रता हम अभिकारक अणुओं की बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बढ़ेगा। निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से
अणुओं के मध्य टक्कर की कुल संख्या बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, यदि हमारी कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में आगे पढ़ेंगे आप लोग अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत संघट्टवाद। तो उसमें यही बताया गया है कि कोई भी अभिक्रिया हमारी होती है तो वो अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। तो जब टक्कर की संख्या अधिक होगी तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से होती है। जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी हमारा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, जब अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा जो हमारा प्रभाव होता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। जब किसी भी अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और सक्रिय अणु जो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी नंबर बढ़ जाती है और वेग जब हमारा बढ़ जाता है, तो जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं वो उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है और वेग हमारा बढ़ जाता है। चौथा है हमारा दाब का प्रभाव। दाब भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। हम दाब संपूर्ण पृष्ठ पर नहीं लगा सकते, किसी एकांक पृष्ठ पर लगाते हैं, एकांक पोर्शन पर लगाते हैं। तो अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ाने से उनका इकाई आयतन में सांद्रण बढ़ जाता है। कोई भी भारी अभिक्रिया हो रही है उसमें हम दाब को बढ़ा देते हैं तो उनके इकाई आयतन में सांद्रण बढ़ जाता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्यतः ताप का प्रभाव। ताप को हम बढ़ाते जाते हैं, अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ जाता है। और किन्हीं दो तापों के बीच का जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है वही हमारा ताप गुणांक कहलाता है। सांद्रण का जो प्रभाव होता है, हम किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ा दें तो वहाँ पर प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक सक्रिय अणुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देते हैं। इसी तरह हमारा है चौथा दाब का प्रभाव। अभिकारक अणुओं पर दाब बढ़ाने पर उनका इकाई आयतन में सांद्रण बढ़ जाता है और अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ जाता है।